नमस्कार। राष्ट्र सह्याद्री के हिंदी संस्करण में आपका स्वागत है। सत्ता, पद और हथियार का दुरुपयोग हाल ही में एक आम बात हो गई है। कुछ दिन पहले सहायक पुलिस आयुक्त ने पति पत्नी के विवाद में गोली मारकर अपनी पत्नी और भतीजे की हत्या कर दी थी और खुद आत्महत्या भी कर ली। 2 दिन पहले एक आरपीएफ जवान ने ट्रेन में फायरिंग करके अपने साथी समेत 4 नागरिकों की हत्या कर दी। ये तो हुई उन हथियारों की बात जो दागने के बाद लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन पत्रकारिता भी एक हथियार है जो लोकतांत्रिक देशों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है। इसी विषय पर पेश है करण नवले की ये खास रिपोर्ट। हाल ही में कई अपराधी विभिन्न घटनाओं से पत्रकारिता की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले अहमदनगर में हुआ रेखा जरे हत्याकांड हो या हाल ही में सेवानिवृत्त सैनिक विट्ठल भोर का नरसंहार, ये इसके उदाहरण हैं। आए दिन गोलियां चलने की घटनाएं पड़ने में आ रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से नागरिक को हथियार रखने की इजाजत मिलती है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि हमलावरों को ऐसे हथियार कैसे और कहां से मिलते हैं जिनके बारे में आम आदमी सोच भी नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि ये सभी हथियार अवैध तरीके से पकड़े गए हैं। आधिकारिक तौर पर कानूनी तरीके से इजाजत के साथ कोई शख्स अपने पास हथियार रखता है, लेकिन इस बात का भी हाल ही में गलत इस्तेमाल होता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधायक सदा सरवणकर ने, जो शिवसेना से बगावत कर चुके थे, गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान फायरिंग कर दी थी। बाद में पुलिस जांच में सामने आई कि उन्होंने जमीन पर गोली चलाई थी। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में कार्रवाई की और पिस्तौल जब्त कर ली। जब से अभिनेता सलमान खान को बिश्नोई गैंग से जान से मारने की धमकी मिली है, तब से उन्होंने भी हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया है। पिछले साल शस्त्र लाइसेंस नियमों का बार बार उल्लंघन करने पर विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ लखनऊ में पुलिस ने कार्रवाई की थी। इसके बाद हाल ही में पुणे में गायकवाड़ नाम के एक पुलिस अधिकारी ने घर में अपनी पत्नी और भतीजे की हत्या कर दी और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसलिए हथियार पास रखने की इजाजत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अधिकृत हथियारों के साथ साथ अनाधिकृत हथियारों की समस्या भी बड़े पैमाने पर बढ़ी है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे जंगलों से हो रही हथियारों की तस्करी को रोकने में आज भी पुलिस प्रशासन सफल नहीं हो सका है। ये हथियार अहमदनगर और पूरे महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में पहुंचाए जाते हैं। अब देसी कट्टे इस दायरे से बाहर हो रहे हैं और चर्चा है कि अपराधियों के हाथ में स्टेन गन आ गई है। इससे जहां अपराध को और बल मिल रहा है, वहीं पुलिस के सामने हथियारों की तस्करी रोकने की बड़ी चुनौती है। हालांकि हथियार पास रखने की सुविधा आधिकारिक तौर पर उपलब्ध है, लेकिन हर किसी को इसकी अनुमति नहीं मिलती है। शस्त्र लाइसेंसिंग नियमावली में इस संबंध में जानकारी दी गई है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसकी जान को खतरा है, तो वो व्यक्ति हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कर्मियों, अधिकारियों को भी नियम पूरा करने के बाद ही हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाता है। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद व्यक्ति की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। यदि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज है, तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। लाइसेंस मांगने वाले व्यक्ति से कड़ी पूछताछ की जाती है। उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मुलाकात के लिए बुलाकर संबंधित व्यक्ति की पूरी जांच की जाती है। साथ ही इस व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की भी जांच की जाती है। इसके बाद रिपोर्ट एनसीआरबी और क्राइम ब्रांच को भेजी जाती है। संबंधित अधिकारियों से हरी झंडी मिलने के बाद ही उस व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस दे दिया जाता है। लाइसेंस प्राप्त करने के बाद संबंधित व्यक्ति अधिकृत हथियार निर्माता कंपनियों से हथियार खरीद सकता है। इस हथियार को खरीदने के बाद उसका सही तरीके से रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी है। इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी जिस व्यक्ति को हथियार मिलता है, वो उसका दुरुपयोग करता है। लेकिन जब पत्रकारिता जैसा हथियार आम आदमी के हाथ में दिया जाता है, तो उसकी मानसिक, बौद्धिक स्थिति या क्षमता को जांचने की कोई व्यवस्था नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति जो डॉक्टर नहीं है, वो ट्रस्ट के माध्यम से अस्पताल बना सकता है। जो व्यक्ति शिक्षक नहीं है, वो शिक्षण संस्थान खोल सकता है। साथ ही हमारे देश में जो व्यक्ति पत्रकार नहीं है, वो भी अखबार निकाल सकता है। इसके चलते पत्रकारिता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है।
अहमदनगर जिले के श्रीरामपुर को समाचार पत्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अकेले श्रीरामपुर तहसील में 1000 से अधिक अखबार पंजीकृत हैं। इनमें से अधिकतर ग्रुप पत्रकारिता का डर दिखाकर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने का धंधा करते हैं। ऐसा अब तक कई बार सामने आ चुका है। लोक निर्माण विभाग ने ऐसे करीब 100 ब्लैकमेलिंग पत्रकारों की सूची जारी की है। ये तरीका अहमदनगर जिले में काफी मशहूर है। राज्य के अन्य जिलों में भी हालात अलग नहीं है। जालना, बीड जिले भी ऐसी पीत पत्रकारिता के लिए मशहूर हैं। यूट्यूब और वेब पोर्टल पत्रकारिता और सोशल मीडिया का जिक्र ना ही किया जाए तो बेहतर है। जिन लोगों को हाथ में कलम पकड़ने की समझ नहीं है, वो भी मोबाइल फोन वाले पत्रकार बन गए हैं। दुर्भाग्य से सरकार का इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर, सरकार नियंत्रित मीडिया का भी कम दुरुपयोग नहीं हो रहा है। कुछ लोग अपने अखबार को रजिस्टर करते हैं, कभी कभार पीडीएफ के 2-4 पन्ने बना लेते हैं और इसके जरिए आम आदमी को परेशान करते हैं। यही उनका प्रोफेशन है। प्रशासन इस ओर से अपनी आंखें मूंद लेता है। इस वजह से पत्रकारिता की आड़ में छुपे अपराधियों को खुला मैदान मिल जाता है। अहमदनगर शहर में घड़ामोड़ी नाम से अखबार चलाने वाले मनोज मोतियानी उन्हीं में से एक हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने खुद बताया कि प्रतिष्ठित संपादक के तौर पर काम करने वाला मनोज एक कुख्यात अपराधी है। इसकी जानकारी पुलिस को पहले से ही थी, लेकिन पूर्व सैनिक विट्ठल भोर की हत्या के बाद ये बात साबित भी हो गई। ये सवाल उठाना बचकाना होगा कि मनोज मोतियानी अगर अपराधी है तो उसे अखबार चलाने की इजाजत कैसे मिली? क्योंकि आजकल सिर्फ अपराधियों को ही सम्मान मिलता है, चुनावों में टिकट मिलते हैं, सरकारी कामों के ठेके भी मिलते हैं, और तो और वो समाज में सेलिब्रिटी बनकर घूमते नजर आते हैं। इस सारी अव्यवस्था में मोतियानी की जैसे लोग पत्रकारिता की आड़ में अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। शासन प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। भारत की संप्रभु लोकतांत्रिक व्यवस्था में चल रहे पद, सत्ता, हथियार और पत्रकारिता के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कानून लाने की जरूरत है। उससे पहले प्रशासन को अपनी ताकतों के दायरे में कार्रवाई करने के लिए अभियान चलाना चाहिए। उम्मीद है कि कलेक्टर सिद्धराम सालीमठ और जिला पुलिस अधीक्षक राकेश ओला इस अभियान की शुरुआत अहमदनगर जिले से करके प्रदेश के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। हमारे ये बुलेटिन आपको कैसे लगते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा हर बुलेटिन आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।